गुड मॉर्निंग सभी को। जहाँ तक पिछली क्लास में हो गया था उसके आगे से अपन क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना, जहाँ तक हो गया था उसके आगे से अपन कंटिन्यू करेंगे। तो जहाँ तक मुझे याद है अपन तात्क्षणिक चाल और तात्क्षणिक वेग की तुलना कर रहे थे और उसमें अपन ने 2 पॉइंट कर लिए थे ना। अब 2 पॉइंट और बचते हैं उसके लिए, तो वो 2 पॉइंट और अपन कर लेते हैं। ठीक है, आ रही है ना सबको आवाज? देखो, अगला पॉइंट है कि तात्क्षणिक वेग का जो परिमाण होता है वो तात्क्षणिक चाल के बराबर होता है। तीसरा पॉइंट, तात्क्षणिक वेग का परिमाण तात्क्षणिक चाल के तुल्य होता है। तात्क्षणिक चाल के तुल्य होता है, यानी आप सीधा सीधा इसमें ये बात कह रहे हो कि किसी समय पर वेग का जो परिमाण है वही क्या है, चाल है। ठीक है ना। चलो अगले पॉइंट की बात करें तो सुनो कि जब भी कोई कण नियत वेग से गति करता है तो कण का औसत वेग तात्क्षणिक वेग सदैव समान होते हैं। यदि कोई कण नियत वेग से गति करे तो औसत वेग व तात्क्षणिक वेग समान समान। हाँ जी सुनो, जैसे मान लीजिए तात्क्षणिक का मतलब तो होता है किसी इंस्टेंट पर वेग हो गया। ठीक है, अब औसत का मतलब क्या हो गया, आप सारे वेगों को जोड़ोगे और फिर भाग लगाओगे संख्या का। तो अपन कहते हैं कि एक 10 विद्यार्थियों के इतने नंबर आए, तो अपन 10 के अंकों को जोड़कर क्या करते हैं, 10 का भाग लगा देते हैं, तो अपन को औसत मिल जाता है। तो जैसे मान लो यहाँ, जैसे मान लो ये है ए से लेकर बी तक चलना है अपन, और ये 5 बिंदु है, 1 2 3 4 5। ओके, अब सुनो, जैसे मान लो यहाँ वेग है 50, यहाँ है 60, यहाँ है 70, यहाँ है 40, यहाँ है 30। तो आप क्या करोगे, सब जोड़ दोगे और किसका भाग लगा दोगे, 5 का भाग लगा दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, एवरेज मिल जाएगा इसका। पर मान लो हम ऐसे कहें कि कोई कण नियत वेग से गति करे, यानी यहां भी उसका वेग 50 है, 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 यहां भी उसका वेग 50 है। तो आप सबको जोड़कर किसका भाग लगा दोगे, 5 का भाग लगा दोगे। तो इस 50 50 50 50 50 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 250। इसमें 50 5 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 50। यानी किसी इंस्टेंट पर जो वेग है वही क्या है, उसका एवरेज वेग है। तो आप कह सकते हो कि यदि कोई कण नियत वेग से गति करे तो औसत वेग तात्क्षणिक वेग समान। औसत वेग व तात्क्षणिक वेग क्या होते हैं, समान। औसत वेग व तात्क्षणिक वेग समान होते हैं। ठीक, अब अपन आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, त्वरण। त्वरण देखो, जैसे विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन को क्या कहते हैं, अपन वेग कहते हैं। जैसे अपन विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन को वेग कहते हैं, वैसे ही वेग में जो परिवर्तन की दर है उसी को क्या कहते हैं, अपन त्वरण कहते हैं। यानी किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर
को त्वरण कहते हैं। चलो अब इसके संदर्भ में कुछ पॉइंट ले लेते हैं अपन। पहला देखो, यह एक सदिश राशि है। सदिश राशि है तो इसकी क्या होगी, दिशा भी होगी। इसकी जो दिशा होती है वो वेग में परिवर्तन की दिशा होती है, ना कि वेग की दिशा। वापस सुनना, इसकी जो दिशा होती है त्वरण की, वो वेग में परिवर्तन की जो डायरेक्शन है वो होती है, ना कि वेग की दिशा। तो आप लिख सकते हो कि दिशा वेग में परिवर्तन की दिशा में होती है। वेग में परिवर्तन की दिशा में होती है, वेग की दिशा में नहीं, वेग की दिशा में नहीं। अच्छा हो, दूसरी इसकी बीमा की बात करें अपन। बीमा देखो, वैसे बीमा पढ़ाई नहीं है लेकिन आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो लग जाएगा। देखो चेक करो, वेग की बात करी थी मैंने, तो वेग क्या था, विस्थापन बटा समय था। और विस्थापन तो एक प्रकार से लेंथ ही है, तो एल हो गया था। और ये टी हो गया था, तो ऊपर लेके गए थे, ये एल टी माइनस वन हो गया था। अब अगर आप त्वरण की बात करोगे, त्वरण क्या होता है, वेग बटा समय होता है। तो वेग के लिए तो क्या है, एल टी माइनस वन, और समय के लिए टी, ये कितना हो जाएगा, एल टी माइनस टू। तो आप इसकी बीमा लिख सकते हो एम जीरो एल वन टी माइनस टू, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो एल टी माइनस टू। ओके, अब बात करते हैं इसके मात्रक की। तीसरे पॉइंट में इसके मात्रक की बात करेंगे। तो देखो वेग का मात्रक क्या होता था, देखो समझना, वेग क्या था, विस्थापन बटा समय था। वेग क्या था हमारा, विस्थापन बटा समय। विस्थापन मीटर में हो गया, समय सेकंड में हो गया। तो वेग का मात्रक कितना था हमारा, मीटर पर सेकंड था। अब त्वरण की बात करेंगे तो त्वरण क्या होगा, वेग बटा समय। तो वेग का क्या है, मीटर पर सेकंड है, और समय का क्या है, सेकंड है, तो ये हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका एसआई मात्रक तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसका जो सीजीएस मात्रक होगा वो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। सीजीएस में ये जो दूरी होती है उसको सेंटीमीटर में लेते हैं, समय को तो सेकंड में ही लेते हैं। ये हो जाएगा सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका त्वरण। ठीक है, ये क्या हो गया आपका त्वरण। बेसिक परिचय है किसका, ये त्वरण का। ओके, चलो आप इसे उतार लो। फिर इसके प्रकार पढ़ लेते हैं, वही चार प्रकार इसके जैसे उसके पढ़े थे।
ठीक है। अब बात करते हैं त्वरण के प्रकार की। अब बात करते हैं त्वरण के पहला आएगा एक समान त्वरण। अच्छा समझना, एक समान त्वरण का मतलब क्या होगा। एक तो दिशा परिवर्तित, देखो त्वरण कैसी राशि है, सदिश राशि है ना, तो उसमें दिशा होती है। तो एक समान त्वरण की बात आ गई तो एक तो दिशा परिवर्तित नहीं होनी चाहिए, पहली बात। और दूसरा, त्वरण का जो परिमाण है वो भी नहीं बदलना चाहिए। क्या क्या नहीं बदलना चाहिए, किसी भी गतिशील कण के त्वरण का परिमाण और दिशा परिवर्तित ना हो तो फिर वो एक समान त्वरण कहलाता है। कैसा त्वरण कहलाता है वो, फिर एक समान त्वरण कहलाता है। यानी सीधा सीधा मैं ऐसे कहूंगा कि यदि गतिशील कण के त्वरण का परिमाण, एक त्वरण का परिमाण एवं दिशा अपरिवर्तित रहे या अपरिवर्तित हो तो इससे एक समान त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, एक समान त्वरण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं भाई, एक समान त्वरण कहते हैं। ठीक है। फिर ऐसे लिख लो, कण का त्वरण एक समान त्वरण कहलाता है। ये ज्यादा सही। चलो त्वरण से ठीक है। दूसरी बात करते हैं अपन असमान त्वरण। असमान त्वरण को आप परिवर्ती त्वरण भी कह सकते हो। क्या, परिवर्ती त्वरण। अब देखो, परिमाण अथवा दिशा अथवा दोनों, अथवा दोनों परिवर्तित रहे तो इससे, तो ऐसे कण के त्वरण को रहे तो कण का त्वरण असमान त्वरण कहलाता है। असमान त्वरण कहलाता है। तो परिवर्ती त्वरण भी कहते हैं। जैसे परिवर्ती वेग था ना, वैसे ही है ना, उसमें वेग का परिमाण या दिशा या दोनों, या तो देखो कण के त्वरण का परिमाण चेंज हो रहा हो या दिशा चेंज हो रही हो, या हो सकता है दोनों ही चेंज हो रहे हो, तो फिर उस कंडीशन के अंदर जो त्वरण होता है वो कैसा त्वरण कहलाता है, असमान त्वरण कहलाता है।
लो, लिख लो इसको। अब इसके बाद आता है एक थर्ड टर्म, औसत त्वरण। औसत को अपन माध्य त्वरण भी कहते हैं। अब सुनो, देखो, अगर मैं सीधा सीधा इसके फॉर्मूले की बात करूं, देखो मैं औसत वेग के फॉर्मूले की बात करता हूं, तो औसत वेग का जो फॉर्मूला था वो कुछ ऐसे था, डेल्टा एक्स वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, यानी कुल विस्थापन बटा कुल समय का अनुपात क्या था अपने पास में, औसत वेग था। तो अब की बार क्या आ जाएगा यहाँ पे, डेल्टा एक्स की जगह डेल्टा वी आ जाएगा, नीचे क्या रहेगा, डेल्टा टी। अब सुनो, मैं ऐसे कहूं कि डेल्टा टी समय में वेग में परिवर्तन है डेल्टा वी वेक्टर। डेल्टा टी समय में वेग में परिवर्तन कितना है, डेल्टा वी वेक्टर। एकांक समय में वेग में परिवर्तन कितना हो जाएगा, डेल्टा वी वेक्टर बटा डेल्टा टी। इसी को क्या कहेंगे अपन, त्वरण कहेंगे, यानी एक्सेलरेशन। इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ए से। और चूंकि ये औसत है तो ए एवरेज हो जाएगा, और सदिश राशि है तो वेक्टर हो जाएगा। सीधा सीधा मैं ऐसे कह दूं कि वस्तु के एकांक समय में जो वेग में परिवर्तन है उसी को क्या कहेंगे अपन, औसत त्वरण कहेंगे। तो आप लिख सकते हो किसी वस्तु के एकांक समय में कुल वेग में परिवर्तन को, किसी वस्तु के एकांक समय में कुल वेग में परिवर्तन को औसत त्वरण कहते हैं। औसत त्वरण कहते हैं, ठीक है। आप इसे ए से रिप्रेजेंट करते हो त्वरण को। अब चूंकि ये एवरेज है, ए बी जी डॉट लगा दो, सदिश राशि है, वेक्टर लगा दो, और ये हो जाएगा डेल्टा वी वेक्टर बटा डेल्टा, ठीक है। अब यदि डेल्टा टी क्या हो, सूक्ष्म हो, है ना, ये समय अंतराल क्या हो, सूक्ष्म हो, तो ये औसत त्वरण क्या बन जाएगा, तात्क्षणिक त्वरण बन जाएगा। यानी किसी विशेष समय पर या किसी क्षण या समय पर वस्तु का जो त्वरण होता है वो क्या कहलाता है, उसका तात्क्षणिक त्वरण कहलाता है। उतार लो इसे। चौथा है तात्क्षणिक त्वरण। किसी निश्चित समय पर वस्तु के त्वरण को तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो आप ये जो डेल्टा वी वेक्टर बटा डेल्टा टी है, इसमें जो समय है इस पर आप लिमिट लगा दो, डेल्टा टी टेंस टू जीरो, फिर ये बन जाएगा आपका त्वरण, सिंपल। और इसको आप लिख सकते हो डीवी वेक्टर बटा dt। और आपको मालूम हो तो आपको पता होना चाहिए कि v वेक्टर बराबर क्या आया था, dx वेक्टर बटा dt। ये मान उठाकर इसमें रख दो, a वेक्टर बराबर d अपॉन dt, ये आएगा dx वेक्टर बटा, इसको कैसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं d2 x वेक्टर बटा dt। इसको कैसे लिखा जाता है, dx वेक्टर बटा dt, बाहर क्या है d अपॉन dt, तो इसको कैसे लिखते हैं, d2 x वेक्टर बटा dt। कर लो।
अब ये लिखने के बाद में आपको एक मैथ के अंदर चलता है अवकलन और समाकलन, ये हमको पढ़ाना पड़ेगा अवकलन और समाकलन, क्योंकि अब आगे जब आप इसके सवाल करते हो, इसको समझते हो चीजों को, तो उसमें हमें अवकलन और समाकलन की जरूरत पड़ती है। तो मैं अवकलन और समाकलन पढ़ाऊंगा आप लोगों को डिटेल के अंदर, तो पूरा अलग से पढ़ाएंगे अपन, पर जितनी हमको यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी उतनी अपन पहले समझ लेंगे, ठीक है। आओ देखो देखो अवकलन और समाकलन की बात करें तो सबसे पहले अवकलन के कुछ फॉर्मूले मैं आप लोगों को समझाता हूं। देखो अवकलन के कुछ फॉर्मूले आप लोगों को याद होने चाहिए, लिखना नहीं है हेडिंग आप लोगों को, ये तो आप अलग से कहीं पे भी कुछ फॉर्मूलों की प्रैक्टिस करना। जैसे मेरे पास में y बराबर नियत है, y बराबर क्या है, नियत है, ठीक है। अब मैं इसका x के सापेक्ष अवकलन करूं, इसके सापेक्ष अवकलन करूं, x के सापेक्ष अवकलन करूं, लिखना नहीं है कहीं पे भी ना, बस थोड़ा सा समझना है आप लोगों को, जितना अपन को इसमें रिक्वायरमेंट होगी बाद में अलग से पढ़ेंगे इसे। x के सापेक्ष अवकलन करें अपन इसका, तो ये हो जाएगा dy बट्टा dx। तो कैसे लिखेंगे, dy बट्टा dx। जैसे y है ये, मैं कहूं कि इसका x के सापेक्ष अवकलन करो, तो आप इसे क्या लिखोगे, dy बट्टा dx। जैसे मान लो ये x है और मैं कहूं कि इसका x के सापेक्ष अवकलन करो, तो आप क्या लिखोगे, dx बट्टा dx, ठीक है। अब जैसे मान लो ये x है, मैं कहूं इसका t के सापेक्ष अवकलन करो, समय के सापेक्ष, तो आप क्या लिखोगे, dx बट्टा dt। जैसे y है, मैं कहूं इसका आप t के सापेक्ष अवकलन करो, तो क्या हो जाएगा, dy बट्टा dt। ये y है, इसका x के सापेक्ष अवकलन क्या हो गया, dy बट्टा dx। अब आगे क्या है, x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हो ना, तो इधर क्या है, नियत है, इधर क्या है, नियत है। देखो x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो d अपॉन dx लगाते हैं, t के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो d अपॉन dt, y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d अपॉन dy, z के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d अपॉन dz। मैं किसके सापेक्ष अवकलन कर रहा हूं, x के सापेक्ष, तो इसमें क्या पढ़ूंगा, dy बटा dx पढ़ूंगा। x के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूं तो क्या लिखूंगा, d अपॉन dx, नियत। अब ध्यान रखना, हमेशा नियत का अवकलन सदैव क्या होता है, जीरो होता है। नियत यानी कांस्टेंट का अवकलन, ये ध्यान रखना, कांस्टेंट का अवकलन शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है, यानी नियत का अवकलन शून्य होता है, यानी आप इसका अवकलन करोगे तो कितना आ जाएगा, जीरो। फाइनली dy बटा dx बराबर क्या आ गया, जीरो। यानी मैंने y का x के सापेक्ष अवकलन किया तो आंसर कितना आ गया, जीरो। एक तो ये ध्यान रखना। और सुन, एक फॉर्मूला होता है x की पावर n, x की पावर n। देखो x की पावर n का अवकलन क्या होता है, मैं बताता हूं। इसका x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या लिखोगे, dy बट्टा dx। x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या लिखोगे, d अपॉन dx लिखना पड़ेगा आपको। अब ये याद रखना है आप लोगों को, d अपॉन dx x की पावर n, इसका अवकलन कैसे होता है, n x की पावर n माइनस 1। क्या होता है, इस n को आगे लियो और इस n में से एक घटा दो। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं अपन, x की पावर 4, इसका अवकलन करो x के सापेक्ष, किसके सापेक्ष अवकलन करो, x के सापेक्ष। तो देखो x की पावर n का फॉर्मूला क्या था, n x की पावर n माइनस 1। तो x की पावर 4 का क्या हो जाएगा, 4 आगे आ जाएगा, फिर x की पावर 4 माइनस 1 यानी 4 x की पावर 3। यानी जब आप इसका एक बार x के सापेक्ष अवकलन करते हो तो 4 तो आगे आ जाएगा, और फिर x आ गया, 4 में से 1 घटा दिया तो कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। 4 में से 1 घटा दिया तो कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। थोड़ी और प्रैक्टिस करवाते हैं अपन। x की पावर 15 का अवकलन करो x के सापेक्ष, तो कैसे लिखोगे, 15 x की पावर 15 माइनस 1, ये आ गया 15 x की पावर 14। चलो
और प्रैक्टिस करो, x की पावर 10 का अवकलन करो, कितना आएगा 10 x की पावर 9 एक बार अवकलन करने पर। अच्छा मैं कहूं इसका एक बार और अवकलन करो, चलो अब इसका अवकलन करो। इसका अवकलन कैसे करेंगे, 10 तो भाई x की पावर 9 का कितना हो जाएगा 9 x की पावर 9 माइनस 1 पे 10 तो बाहर है, 10 तो बाहर है, x की पावर 9 का अवकलन क्या होगा 9 x की पावर 9 माइनस 1, तो ये 10 का 9 से गुणा हो जाएगा तो 90 हो जाएगा, ये क्या आ गया x की पावर 8 आ गया। चलो 5x की पावर 3 इसका अवकलन करो, 5 तो बाहर है तो इसका एक बार अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर, तो ये 5 3 15x स्क्वायर। आगे बात समझ में। आपको आज मैं दो फॉर्मूले याद करवा रहा हूं, देखो अवकलन ऐसे सीखने में बहुत समय लग जाता है ना, ठीक है। आप रोज थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो अवकलन समाकलन सीख जाओगे। आज आपको क्या ध्यान रखना था, दो चीज सिखाई है, एक तो है y x की पावर n, इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कैसे लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, कहीं रफ में लिख लेना, बाद में जब मैं अवकलन पढ़ाऊंगा तो बहुत आसान रहेगा आपको, है ना। ये आ जाएगा dy बटा dx, यहाँ पे भी क्या आएगा डी बाई डी एक्स और x की पावर n, तो ये क्या हो जाएगा n x की पावर n माइनस 1 इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ले लेना, x की पावर 10 y बराबर, इसका अवकलन करो तो ये हो गया डी वाई बटा डी एक्स, फिर d बटा डी एक्स एक्स की पावर 10, ये कितना आ गया अपने पास में 10 x की पावर 9। एक तो ये याद रखना ना, दो याद रख लो बस काफी, आज तो रोज थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करवाएंगे अवकलन समाकलन की, तो ये क्या हो जाएगा x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई ये डी वाई बटा डी एक्स, नियत का अवकलन कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है 0 होता है, यहाँ डी वाई बटा डी एक्स कितना आ गया 0 हो गया, ठीक है। ये अभी दो नोट पॉइंट लगाकर या कहीं पे अलग से लिख लो इसे ना, रफ में कहीं पे अलग से इसे लिख लेना, और भी प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं धीरे धीरे आगे। चलो आज इतना ही करते हैं, इसके आगे करेंगे अगली क्लास के अंदर। अभी त्वरण के बारे में बहुत सारी जानकारी देनी है, ये थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाई है ना, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।